हिंदी उपन्यास और स्त्री अस्मिता विमर्श। स्त्री के प्रति अन्याय और उत्पीड़न की कहानी सदियों से चली आ रही है। शिक्षा प्राप्त करने के बाद स्त्री ने इस अन्याय के विरुद्ध आवाज उठानी शुरू कर दी। अपने अधिकारों और अस्मिता के प्रति वह सचेत हुई। अर्चना वर्मा के अनुसार अशिक्षा के कारण कभी वह अपने लिए एक वैकल्पिक भाषा का खाका स्वयं खींच लेने की कल्पना तक में असमर्थ थी। आज नारी अपने अधिकारों के लिए संघर्षरत है। उपन्यास साहित्य में स्त्री के संघर्ष का चित्रण विस्तार से हुआ है। हिंदी उपन्यास में स्त्री अस्मिता को निम्नलिखित संदर्भों में प्रस्तुत किया गया है। दैहिक शोषण और स्त्री की अस्मिता। स्त्री जीवन की विडंबना यह है कि जिस घर को हम सुरक्षित स्थान कहते हैं, वहीं से स्त्री जीवन की पीड़ा की शुरुआत होती है। घर की इन दीवारों के अंदर ही स्त्री सुरक्षित नहीं है। अपने पिता, अपने भाई और अपने करीबी रिश्तेदारों के द्वारा ही वह छली गई है और उसी पर अपने पिता, अपने भाई और अपने करीबी रिश्तेदारों के द्वारा ही वह छली गई है और उस पर भी विडंबना यह है कि इस छलना को वह समाज के सामने किस मुंह से कहे। अलका सरावगी ने शेष कादम्बरी उपन्यास में स्त्री जीवन की त्रासदी का यह पक्ष हमारे सामने रखा है। उपन्यास में माया बोस नाम की वेश्या परामर्श संस्था की रूबी दी के पास पिछले 2 साल से आ रही थी। अपने साथ हुई घटना का वर्णन करते हुए वह कहती है, 8 साल की उम्र में मेरा जीवन नष्ट किया उस आदमी ने, कोई और नहीं, एकदम करीबी रिश्तेदार है वह, घर में रहने वाला सांप। इसी तरह उषा यादव के उपन्यास कथांतर में भी एक ऐसे परिवार की लड़कियों का चित्रण है जो अपने पिता की हवस का शिकार हुई। दोनों बहनें मां को सारा दिन खटते हुए देखती और पिता शराब के नशे में धुत रहता। एक दिन नशे में धुत इस बाप ने अपनी बेटी को बना कर देने के बहाने बुलाया और उसकी इज्जत पर हाथ डाला। माँ घर में होते हुए भी अपनी बेटी की इज्जत न बचा पाई। माया की लाचार माँ इस घर में रहते हुए अपने बेटियों को सुरक्षित समझ रही थी, परंतु उसका यह भ्रम भी पूरी तरह टूट गया। उनकी इस स्थिति का चित्रण उपन्यास में इन शब्दों में हुआ है। नरक जैसी जिंदगी जीकर भी वह यहाँ की छत और दीवारों के भीतर अपनी बेटियों के साथ एक सुरक्षित जीवन का भ्रम पाले हुए थी। वह भ्रम भी आज मिट गया। यहाँ रहकर भी उसकी बेटी की इज्जत लूट सकती थी। फिर इस घर और फुटपाथ में फर्क क्या था? यही पिता जब अपनी दूसरी बेटी को उसका शिकार बनाना चाहता था तो वह घर से भाग जाती है। अपने पिता के प्रति उसकी घृणा इन पंक्तियों में व्यक्त होती है। अपनी बेटियों को बुरी निगाह से देखने वाला जानवर खुद को पुरुष कहने का अधिकारी नहीं है। उमा श्री ने सुचिता उपन्यास में इस तरह की समस्या को उठाया है। ज्योति और दिनेश में बने मुंह बोले भाई बहन के संबंध के मध्य से लेखिका ने इस सत्य को उद्घाटित किया है कि पुरुष कब अपनी पौरुषता पर उतर आए यह कहना मुश्किल है, जबकि स्त्री अपने आप को प्रत्येक बंधन में पूरी तरह ढाल लेती है। दिनेश ज्योति को बहन का प्यार न देकर उसका उपभोग करना चाहता है, जिसकी पुष्टि इन शब्दों में होती है कि तुम मेरे दिल दिमाग पर ज्वर के समान चढ़ी हो। परंतु ज्योति इसका प्रतिकार करते हुए कहती कि यह ज्वर जल्द ही उतर जाएगा भैया, और आप अपनी भावनाओं की उन्मुक्त उड़ान से थक कर ठोस धरती पर विवेक का कदम रखेंगे। तब आप पश्चाताप की ज्वाला में सुलगेंगे। आपकी सोच आपको उलाहने देगी। सुषम बेदी के उपन्यास मैंने नाता तोड़ा में ऋतु नाम की लड़की के जीवन की त्रासदी का चित्रण हुआ है। ऋतु के जीवन की विडंबना यह थी कि वह अपने ही अंकल की हवस का शिकार होती है। अंकल के बदले व्यवहार को देखकर वह सोचने लगी, मुझको लगा जैसे अंकल के 2 हिस्से हो गए थे, एक जो अंकल बना रहना चाहता था, दूसरा जो एक अनजान पुरुष बनकर मेरे शरीर पर आघात करता था। जिस अंकल
को वह पिता समान मानती थी, वह उसका रक्षक नहीं अपितु भक्षक निकला। वह अंकल उसे जूते दिलवाने के बहाने अपनी दुकान में ले जाते हैं और उसे अपनी हवस का शिकार बनाते हैं। इस शारीरिक आघात के बाद ऋतु बुरी तरह से टूट जाती है। वह अपने और अंकल के रिश्ते के बारे में सोचकर घृणा से भर उठती है। मिनटों में हमारा रिश्ता कुछ का कुछ हो गया। जिन अंकल के भरोसे मैंने पूरी तरह खुद को छोड़ा हुआ था, तब अचानक मेरे और अंकल के बीच कोई दीवार आकर खड़ी हो गई थी। अंकल उसे कभी पार नहीं कर पाएंगे। अब मुझे मालूम है वे कहाँ तक जा सकते हैं, कौन सी सीमाएं तोड़ सकते हैं, कौन सी मर्यादा भंग कर सकते हैं। यही असल रूप है अंकल का। कितना घिनौना। भगवान दास मोरवाल के उपन्यास बाबुल तेरे देश में घर में असुरक्षित स्त्री का चित्रण मिलता है, जो घर में यौन शोषण का शिकार होती है। जुम्मी नाम की स्त्री अपने ससुर द्वारा छली जाती है। जुम्मी बत्तों को अपनी व्यक्त करते हुए कहती कि मैं चाला शू पीछे आई ही तो एक दिन वाली मोहम्मद खेत में शू या हाजी ने घर भेज दियो और इकली पाके मैं धर दबोची। मैंने छूटना की खूब कोशिश करी, लाख दुहाई दी, खूब हाथ पाँव मारो, पर सब बेकार। एक बार सोची भी कि रोल मचा दूं, पर फिर इस सोच के चुप लगा कि या मर्द को तो कुछ न बिगड़ो, उल्टी दुनिया मेरे ही मुंह कालो करेगी कि जब खसम सुख भरो तो ससुरा जा पकड़ो। बस यही बदनामी का डर सुख खून के घूट पी के रहेगी। नारी की व्यवस्था देखिए, जहाँ उसे शारीरिक प्रताड़ना का विरोध करना चाहिए, वहीं वह अपनी पीड़ा को दबाकर मौन रह जाती है, क्योंकि कभी परिवार की इज्जत और कभी अपना स्त्री होना आड़े आता है। अपनी इसी व्यवस्था के कारण वह जीवन भर शोषित रहती है। उपन्यास की दूसरी पात्रा चंद्रकला भी घर में ही हो रहे यौन शोषण को देखती है। पिता के द्वारा भाभियों पर होते दैहिक अत्याचार को देखती है और भाभियों के कहने पर अपनी अस्मिता बचाने हेतु घर छोड़कर भाग जाती है, परंतु मन में कहीं ना कहीं एक टीस रह जाती है। चंद्रकला के शब्दों में, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अपनी ही घर अवैध संबंधों का एक अभेद किला बनकर जाएगा। घर की दीवारें आदमखोर और हिंस्र भेड़िए की शरणास्थली बन जाएगी। इस तरह अपने सगे संबंधियों की प्रताड़ना के शिकार इन स्त्रियों की मानसिक और शारीरिक पीड़ा का चित्रण इन उपन्यास में हुआ है। जब स्त्री अपने घर में ही सुरक्षित नहीं, तो संबंधों, मर्यादाओं, पवित्रताओं और नैतिकताओं के महीन धागे कब तक सुरक्षित रहेंगे। लिंग भेद की समस्या और अस्मिता का प्रश्न। लिंग भेद की समस्या भी स्त्री जीवन में उपेक्षा और पीड़ा को जन्म देती है, क्योंकि बेटे की चाह का दंश उसे ही भोगना पड़ता है। आज यह समस्या काफी हद तक सुलझी हुई भी है, परंतु फिर भी समाज में इस भेदभाव के जिंदा उदाहरण मिल जाएंगे। रेखा कस्तावार ने इस विषय पर सटीक टिप्पणी की है। स्त्री के प्रति यह भेदभाव स्त्री के अवचेतन में पीढ़ियों से संक्रमण करता चला आ रहा है, जो भविष्य को बेटे में देखती है और बेटी को बेदखली सौंपती है। समाज में संघर्षरत स्त्री को कमजोर करने के लिए उसे परंपरावादी विचारों की बेड़ियों में बांधकर कमजोर कर दिया जाता है। उसमें स्वतंत्रता पाने की चाह है, परंतु लिंग भेद की जड़ उसके मन में बचपन से ही बना दी जाती है। पूर्ण विकसित होने पर भी यह जड़ उसके मन से लिपटी रहती है। लवलीन स्वप्न ही रास्ता है। उपन्यास की स्त्री पात्र अपरा के माध्यम से औरत की इस मानसिक स्थिति को स्पष्ट करती है। सामाजिकरण स्तर भेद व लिंग भेद संस्कार बनकर पोषित होते हुए मानव स्वभाव के अंग हो जाते हैं। औरत में जहां अंतिम और प्रामाणिक स्वतंत्रता की पुरजोर चाह है, वहीं सुविधा, जीवन जीने और सुरक्षा के सामने नतमस्तक हो पलायन करने की भी प्रवृत्ति होती है। स्वयं स्त्री भी अपने बेटे के अभाव में अपने परिवार को अधूरा मानती है और सोचती है कि वंश को कौन चलाएगा। बाबल तेरे देश में उपन्यास में
लेखक ने बत्तों के माध्यम से इसी समस्या को उजागर किया है। उसके एक के बाद एक तीनों बेटियां ही होती है, परंतु वह अपने आप को बेटे के बिना अपूर्ण मानती है। दादी जैतूनी से कहती है, न काकी न बिरबानी की जात की, बिना सपूत जने कोई कदर ही न। माटी कहे कुम्हार से उपन्यास में भी लिंग भेद की समस्या का चित्रण हुआ है। बहू द्वारा बेटी पैदा किए जाने पर उसकी सास विलाप करने बैठ जाती है और बहू को ही कोसने लगती है। मिसी राइन को जैसे ही पता चलता है कि बहू ने बेटा नहीं बेटी को जन्म दिया है, तो वह कहती है, हे भगवान, यह क्या कर दिया। हम जानते थे कि इस बहू का गच ठीक नहीं, इसके बाप की 7 बेटियां हैं, इस घर को भी यह कंगाल बनाने आ गई है। सुषम बेदी की उपन्यास मैंने नाता तोड़ा में ऋतु के माध्यम से लेखिका ने चित्रण किया है कि ऋतु की माँ उसके और उसके भाई अजय में भेदभाव करती है। अजय को कॉन्वेंट में दाखिल कराया जाता है, जबकि ऋतु को पाठशाला में। ऋतु के अनुसार उसकी परवरिश में बहुत अंतर आ गया था। ऋतु की माँ की सोच भी स्पष्ट है, लड़कों से बाहर के काम करवाए जाते हैं, घर के नहीं। लिंग भेद का दंश स्त्री को हर क्षेत्र में झेलना पड़ता है। पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग में भी यह अंतर देखने को मिल जाता है। केवल लड़का लड़की के भेद तक सीमित न होकर यह उससे भी आगे निकल जाता है। इस अंतर को व्यवसाय और कार्यक्षेत्र में भी देखा जा सकता है। सुचिता उपन्यास में ज्योति के माध्यम से लेखिका ने इसी दृष्टिकोण का चित्रण किया है। ज्योति आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती है, तो उसका भाई उसे लड़की होने कारण उपयुक्त नहीं मानता और ज्योति को बार बार उसका उलाहना सहना पड़ता है। जब तुम अन्य प्रशासनिक सेवाओं में जा सकती थी, तो यह चुनौतियां भरा दुर्गम काम का चयन ही क्यों किया। इस पर तो पुरुष का एकाधिकार है। इस तरह समाज में स्त्रियों को लिंग भेद के कारण पीड़ा का सामना करना पड़ता है। यह इन पंक्तियों से स्पष्ट है। दुखम सुखम उपन्यास में भी लेखिका ने समाज में लड़के लड़की में किए जाने वाले भेदभाव का चित्रण किया है। उपन्यास में विद्यावती पोती के जन्म पर बहू को ही दोषी मानती है और उसे ताने देती है। सराफे वालों ने अपनी खोटी चवन्नी हमारे द्वारे डाल दी। दो छोरियां जन्म दी इसने। बेटी को जन्म देने के कारण विद्यावती अपनी बहू का कमरा 3री मंजिल पर कर देती है। उसे खाने के लिए भी नहीं पूछा जाता और जब वह खाना मांगती है तो उसे बासी पराठे और एक करेला देती है। वे बोली कि अब महीना भर लीलने और हगने के सिवा और तुझे क्या काम है। परिस्थितियां प्रतिकूल होने के कारण इंदु स्वयं भी बेटी होने का स्वागत नहीं करती और कहती है, हाय, यह लड़का होती तो मेरे कितने दुख दूर हो जाते। जहाँ उपन्यास में एक वर्ग ऐसा है जो स्त्री या पुरुष में भेदभाव करता है, वहीं दूसरा वर्ग ऐसा है जो इस प्रकार की सोच को बदल देना चाहता है, जिसका स्पष्टीकरण माटी कहे कुम्हार से उपन्यास में मुनीला द्वारा हुआ है। जब मिसी राइन अपनी बहू को बेटी पैदा करने पर ताने देती है, तो मुनीला कहती है, बेटा बेटी में कौनो अंतर नहीं है मालकिन, सब अपना भाग लेकर आते हैं। धन भाग है कि लक्ष्मी आई है, कैसा सुघड़ चेहरा है। इसी तरह सुचिता उपन्यास में ज्योति आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती है और जब साक्षात्कार के समय उससे कहा जाता है यह विभाग पुरुषों के योग्य है, तो वह इस भेदभाव के विरुद्ध उत्तर देती है, मैं जानती हूँ यह विभाग पुरुषों की बपोती है। मैं यह भी मानती हूँ कि यह काम चुनौतियों से भरा है, किंतु आप सहमत होंगे कि नारी में अंतर्बल, सहिष्णुता, मनोबल और परिश्रम करने तथा सहने की शक्ति पुरुष से अधिक होती है। सिर्फ शारीरिक बल में ही तो पिछड़ी है नारी। अपने विवेक से वह अपराध और अन्याय से अधिक सफलता से जूझ सकती है। इस तरह लिंग के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव स्त्री जीवन पर अभिशाप की तरह है। नारी इस अभिशाप से मुक्ति की आकांक्षी है। विवाहित स्त्री की अस्मिता। विवाह को भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है। स्त्री जीवन में विवाह संस्कार और भी महत्व रखता है, क्योंकि भारतीय संदर्भ में यह स्त्री जीवन की नई शुरुआत
के रूप में सामने आता है। समाज में विवाह को स्त्री के सम्मान के साथ जोड़कर देखा जाता है, जबकि अविवाहित स्त्री को संदेहों के घेरे में खड़ा कर दिया जाता है। माता पिता द्वारा वर का चयन करना, शादी कर देना स्त्री के लिए गर्व माना जाता है। विवाह के पश्चात का घरेलू श्रम स्त्री के लिए कर्तव्य के रूप में सामने आता है, जिसे वह निभाती है। उसके इस श्रम को कर्तव्य समझकर परिवार वालों द्वारा आंखें फेर ली जाती है। जब स्त्री आर्थिक रूप से सक्षम हुई और आत्मसजग हुई, तब उसने उन कर्तव्यों को परिवारजनों से बांटने की गुहार लगाई, परंतु परिणाम के रूप में उसे उसी परंपरागत मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेलना पड़ा। संतान के पालन पोषण का कर्तव्य स्त्री का ही माना जाता है, जिसमें परिवार के अन्य सदस्यों की सहभागिता नामात्र ही होती है। आधुनिक समय में जहां थोड़ा बदलाव देखा जा रहा है कि पिता भी संतान के पालन पोषण में पत्नी का साथ देने लगा, किंतु फिर भी समाज में आज भी ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जिसमें पिता के आधुनिक और शिक्षित होने पर भी उसकी सोच परंपरावादी ही है। उपन्यासों में चित्रित यह दृश्य हमें यह सोचने पर विवश करते हैं कि स्त्री की स्थिति में बदलाव कब आएगा। अलका सरावगी के उपन्यास शेष कादम्बरी में रूबी दी के जीवन की यही त्रासदी है कि ससुराल में उसको ताने सुनने पड़े। विवाह के बाद किस तरह स्त्री की इच्छाएं और ज़रूरतें दूसरों के लिए तंग करने का साधन बन जाती है। शादी के बाद की सुबह जब उन्होंने चाय मिलने पर इतना भर कर कह दिया कि वह चाय नहीं पीती, तो सास ने कहा, सुन बहू, हमारे घर में सब चाय पीते हैं, दूध रस पीना हो तो अभी बाप के घर चली जा। मैत्री पुष्पा ने विजन उपन्यास में विवाहित स्त्री के जीवन सत्य को डॉक्टर आभा के शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया है। वह अपने जीवन में कटु अनुभवों के आधार पर डॉक्टर नेहा से कहती है, तुम जानती हो नेहा, जो लड़का तुम्हें अभी अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, कल उसी झटके से अलग कर देगा, क्योंकि उसके अट्रैक्शन को, खिंचाव को उसका कुटुंब सह नहीं पाएगा। शादी के उपरांत ससुराल वालों के मन में बेटे को लेकर पैदा हुआ और सुरक्षा का अभाव स्त्री के लिए समस्या बन जाता है। डॉक्टर आभा के शब्दों में यह सत्य उद्घाटित होता है। ब्याह क्या होता है? सास ससुर के लिए बहू चुनौती बनकर आ जाती है। कुसुम अंसल के उपन्यास तापसी में लेखिका ने अमेल विवाह को दिखाते हुए वैवाहिक जीवन की पीड़ा का चित्रण किया है। तापसी का विवाह उसके पिता ने कुछ पैसे लेकर नरेन मजूमदार से कह दिया था। नरेन तापसी को जब तब शारीरिक यंत्रणा देता है। वैवाहिक जीवन के अत्याचार सहने के कारण वह अंदर से टूट जाती है और नंदिता से कहती है, शादी विवाह इस बस व्यवस्था है जिसमें हम औरतों को बांध दिया जाता है और कुछ नहीं। विवाहित स्त्री को स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया जाता, क्योंकि उसे हमेशा पति और उसके परिवार वालों के विचारों के साथ बांधकर मर्यादा में रहने का पाठ पढ़ाया जाता है। रजनी गुप्त के उपन्यास कहीं कुछ और रचना भी इसी पीड़ा की शिकार होती है। वह पति जो शादी से पहले उसकी तरक्की से खुश होता था, अब वही उसे बात बात पर ताने देता है। वह उसे अपमानित करने से भी झिझकता नहीं था। शादी से पहले वह रचना को कैरियर बनाने की सलाह देता था, अब वह उसे कहता है कि उसमें गृहस्थी वाले कोई लक्षण नहीं। इन्हीं अपमानित क्षणों में वह सोचती है, क्यों केवल स्त्री के हिस्से में ही दर्ज है ये गृहस्थी का भार? क्या उसकी अपनी निजी इच्छाएं नहीं हो सकती? विवाह के बाद स्त्री को सब कुछ मिल जाता है, घर, पति, बच्चे, परंतु जिन स्नेह भरे संबंधों की जरूरत होती है वे नहीं मिलते। रचना के शब्दों में, यूं तो कहने दिखने को क्या नहीं है मेरे पास, नौकरी, पति, बच्ची और बना सवर आधुनिक घर, लेकिन जो चीज़ें सबसे अहम है वही ना रहे।
तो यह सब भी क्या दे पाएगा किसी को। कहाँ गए वे नेह से लिपटे संबंध। स्त्री वैवाहिक संबंधों को निभाने और सुरक्षित रखने में लगी रहती है, परंतु जब स्थिति पूर्णतः प्रतिकूल हो जाती है तो स्त्री को विवश होकर निर्णय लेना पड़ता है। उपन्यास में रचना भी रजत से अलग हो जाती है। अनामिका के उपन्यास तीन के पास में अवंतिका देवी तारा नाम की वेश्या से बात करती है कि ब्याहता स्त्री का जीवन गुलाम जैसा होता है। अवंतिका अपने पति और पति के संबंधों के बारे में तारा को बताती है। तुमने बेटी सिर्फ परकिया का जीवन जिया है, मैंने स्वकिया भी रही हूँ। एक रूखे पति की समर्पित पत्नी की बेहद कठिन भूमिका 10 साल निभाने के बाद मैंने देहरी लांघी थी। घर के बाहर के पुरुष देखे हैं तुमने, मैंने भीतर बाहर दोनों के देखे हैं। अवंतिका देवी तारा से वार्तालाप करती हुई स्त्री की वैवाहिक दशा का पूर्ण वर्णन करती है और ब्याहता स्त्री के जीवन की विडंबना का चित्रण उसकी शब्दावली से होता है। और बेटी एक तरह की कॉल गर्ल हर औरत होती है। ब्याहता गृहस्थी भी कॉल गर्ल को तो यह छूट भी होती होगी कि हर कॉल पर वह प्रस्तुत ना हो, पर गृहस्थियों की क्या मजाल। दूसरी तरफ लवलीन के उपन्यास स्वप्न ही रास्ता है में स्त्री का विवाह के प्रति बदलता दृष्टिकोण चित्रित हुआ है, जहां स्त्री स्वतंत्र रहना चाहती है। उपन्यास में अपरा अपने मित्र बिजोन के साथ रहती है, परंतु वह उससे विवाह नहीं करना चाहती। वह विवाह संबंध में स्त्री पुरुष की समानता का दृष्टिकोण रखती है, जबकि समाज का नजरिया ऐसा नहीं है। वह कहती है विवाह में दोनों सामान्य तौर पर समान और बराबर के स्तर पर खड़े नहीं होते, समाज द्वारा बराबर नहीं समझे जाते। पुरुष देता है, करता है। विवाह समानतापूर्ण संबंध को खारिज करता है, स्खलित करता है। लवलीन ने जहां स्त्री मन में विवाह को लेकर सोच का चित्रण किया है, साथ ही साथ पुरुष मानसिकता को भी झिंझोड़ा है, ताकि विवाह संबंध में वे स्त्री के साथ समानता का रिश्ता स्थापित कर सके। लेखिका ने उपन्यास के पात्र नीरज के माध्यम से यह चित्रण किया है। नीरज सोच रहा था कि क्या कारण है कि हम बुद्धिजीवी स्त्री का सानिध्य और मैत्री तो चाहते हैं, लेकिन जीवन संगिनी बनने के बाद उसके व्यक्तित्व से सबसे पहले खुरच कर तानों से उसे विदीर्ण करने में ही सुख पाते हैं। उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि विवाह स्त्री पुरुष दोनों के जीवन का अनिवार्य अंग है, परंतु इस रिश्ते में प्रतिद्वंद की अपेक्षा समानता और मेलजोल आवश्यक है। विवाह संबंधों के बोझ और असमानता ने ही आधुनिक नारी को स्वतंत्र रहने को प्रेरित किया, परंतु इससे समाज की गति में अवरोध उत्पन्न होंगे जो परिवार की उन्नति को भी रोक देंगे। अतः यह आवश्यक है कि आधुनिक स्त्री को कार्यभार को समझते हुए पुरुष उसका पूर्ण रूप से सहयोगी बने, ताकि वैवाहिक संबंधों की अनिवार्यता, पवित्रता और मधुरता को बनाए रखा जा सके। परित्यक्ता स्त्री की अस्मिता। दाम्पत्य संबंधों में दुराव और मनमुटाव होने पर स्त्री और पुरुष का जीवन प्रभावित होता है। दोनों में उपजी प्रतिद्वंदी की भावना रिश्तों में खटास पैदा करती है। पुरुष यदि परंपरावादी बनकर स्त्री के समक्ष आता है और उसे केवल भोग की वस्तु समझता है, तो स्त्री मन का टूटना स्वाभाविक है। आधुनिक स्त्री पढ़ी लिखी होने के साथ साथ सजग भी है, इसीलिए वह अपने पति से समानता का अधिकार चाहती है, परंतु पुरुष की मानसिकता पूर्ण रूप से नहीं बदली है, जिस कारण वह अपने पौरुष का दंभ दिखाते हुए स्त्री का परित्याग कर उसे सबक सिखाना चाहते हैं। आधुनिक स्त्री अपनी अस्मिता के प्रति सजग है, इसीलिए पति द्वारा परित्याग करने पर भी वह अपने जीवन को ढर्रे पर लाना चाहती है,
परंतु समाज प्रत्येकता स्त्रियों के लिए आज भी नहीं बदला। प्रत्येकता स्त्री को समाज में चरित्रहीन, उल्टा, तेज तर्रार की संज्ञाएं दी जाती है। उपन्यास साहित्य में स्त्री जीवन के इस संघर्ष को चित्रित किया गया है। मैत्री पुष्पा के उपन्यास विजन में डॉक्टर आभा अपने कैरियर के प्रति सजग है। उसका विवाह डॉक्टर मुकुल से होता है, परंतु विवाह के पहले वाला प्रेमी मुकुल विवाह के बाद पुरुष रूप में परिवर्तित हो जाता है। आभा के साथ अपने संबंध की तन्मयता और मधुरता को बनाए रखने में असफल रहता है और दोनों का संबंध टूट जाता है। प्रत्येकता स्त्री को पीड़ा को कोई भी समझना नहीं चाहता, परंतु उसे तानों का सामना करना पड़ता है। आभा की माँ आभा को ही दोषी मानती है और कहती है, यही तो है फजीयत की मूर्ति भवानी अनचंडी, हम ऐसा करते तो कितने दिन तुम्हारे यहाँ रह पाते। आभा के पिता बेटी को लेकर पड़ोसियों और साथियों इत्यादि से डरने लगे हैं कि पता नहीं कहाँ क्या सुनने को मिले। समाज स्त्री को ही गलत ठहराता है। इसका चित्रण उपन्यास में इन शब्दों में हुआ है, साथियों पड़ोसियों से पापा डरने लगे हैं क्योंकि ऑफिस में पीठ पर कोड़ा सा पड़ा था। यार, इसकी लड़की अपना आदमी छोड़कर भाग आई, किसी से चक्कर चल रखा होगा, कहीं कुछ और। उपन्यास में रचना जब अपने पति रजत से अलग हो जाती है तो उसकी पीड़ा की गहराई को कोई समझना नहीं चाहता। वह रजत से अलग होने के बाद भी अपनी पहचान को बनाए रखना चाहती है और बेटी का पालन पोषण भी करती है। प्रत्येकता स्त्री को समाज द्वारा दिए गए तानों को भी सहन करना पड़ता है। यदि घर संसार में मनचाहा सुख मिल जाए तो कोई भी स्त्री अपना घर परिवार क्यों छोड़ना चाहेगी। रचना स्वयं सोचती है कि घर छोड़ देना कोई छोटी बात तो नहीं। वह सोचती है तकलीफ तब ज़्यादा होती है जब और स्त्रियां मुझे लेकर कभी पीठ पीछे तो कभी सीधे मुंह पर ही कटाक्ष करने लगती है। ज़्यादातर का कहना था, क्या समझती है ये खुद को, जरा जरा सी बात पर यूं घर छोड़ता है कोई, ये कौन सा मुद्दा है को है भी अलगाव का, ऐसी तो कोई बड़ी वजह दिखाई नहीं देती। रचना मन ही मन सोचती है कि अब उसे अपने दम पर लड़ाई लड़नी होगी। समाज बिना कुछ जाने समझे परित्यक्ता के भविष्य तक को खंगाल आता है। इसका चित्रण उपन्यास में इन शब्दों में हुआ है, जैसे इन्होंने अपना जमा जमाया घर तोड़ा, वैसे ही पट्टी पढ़ाएगी अपनी बिटिया को भी। देख लेना, यदि मैं कहीं गलत निकली तो। रचना अंतर्मन से पीड़ित है। अपने आप को अकेले रहने के लिए मजबूर करना आसान नहीं और अपने समाज के ताने सहना और भी मुश्किल। परित्यक्ता औरत केवल दिखने भर को आज़ाद होती है, परंतु उसका जीवन इतना आसान नहीं होता। उपन्यास में रचना सोचती है, यूं कहने दिखाने को आज़ाद हूँ, लेकिन संस्कारों, समाज के व प्रत्यक्ष दबावों से किस तरह की ग्रंथियाँ मेरे भीतर पनपने लगती है जो मुझे सहज ढंग से नहीं जीने देती। जयंती के उपन्यास खानाबदोश ख्वाहिशों में निधि अपनी बहन नेहा की मृत्यु के बाद उसके पति धीरज से शादी कर लेती है। सब कुछ ठीक चलता है, परंतु धीरज को शक हो जाता है कि उसके मित्र जगन्नाथ से निधि के नाजायज संबंध है। निधि द्वारा समझाने पर और उसका शक दूर करने पर भी वह नहीं मानता और उसे घर से निकाल देता है। पुरुष स्त्री का त्याग करना ही ऐसी स्थिति का हल मानता है। समाज भी पुरुष द्वारा स्त्री पर लगाए गए आरोप पर मुहर लगाने का काम करता है, क्योंकि उनकी भी यही सोच होती है कि पुरुष कह रहा है तो सच्चाई होगी। उपन्यास में लेखिका ने निधि की अस्मिता पर उठे सवाल का चित्रण इन शब्दों में किया है। हर जगह ढिंढोरा पीटा जा रहा था कि किस तरह वह पुरुषों को रिझाती है, बहलाती है, चरित्रहीन है निधि। उसका
कोई कैरेक्टर ही नहीं। इतने देवता पुरुष से उसकी शादी हुई तब भी उसके पांव जमीन पर नहीं टिकते। पुरुष को हमेशा देवताओं के आसन पर बिठा दिया जाता है, जबकि स्त्री देवी होकर भी अपनी सुचिता को साबित नहीं कर पाती। उपयुक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि परित्यक्ता स्त्री का व्यक्तित्व समाज में हमेशा अस्वीकार ही रहा है। उसके वैवाहिक संबंधों की पड़ताल करने की अपेक्षा एक तरफा निर्णय उसकी अस्मिता पर प्रहार करता है। उसे बदचलन, उल्टा इत्यादि शब्दों से संबोधित किया जाता है, जो उसके साथ अन्याय है। पुरुष नारीवादी विमर्श में राकेश कुमार लिखते हैं, आज यदि समर्पिता सहनशीलता को समाज स्त्री का सर्वोत्तम गुण बताता है तो यह उसकी स्त्री विरोधी दृष्टि है और बेवकूफ बनने की लफबाजी भी। कामकाजी स्त्री की स्थिति। स्वतंत्रता संग्राम में स्त्रियों की सक्रिय भूमिका और शिक्षा के प्रचार प्रसार ने स्त्री को घर की चार दीवारी से बाहर निकाला। आर्थिक स्तर पर स्वावलंबन की सोच से उसने व्यावसायिक क्षेत्र में प्रवेश किया। आर्थिक स्तर पर मजबूत होने से उसके स्वाभिमान को बढ़ावा मिला और उसने अपने परंपरावादी रूप का भी विकास किया। पुरुषों की मानसिकता में भी थोड़ा परिवर्तन आया। स्त्री का साथ पाकर पुरुष भी गर्व महसूस करने लगा, परंतु पुरुष मानसिकता पूर्ण रूप से परिवर्तित नहीं हुई। स्त्रियों ने इस मुकाम को प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया और घर बाहर में सामने बैठाना उसके अन्य महत्वपूर्ण कर्तव्यों में जुड़ गया। पुरुष ने घर से बाहर काम करने की इजाज़त देकर उस पर कृपा ज़्यादा की, साथ ही कम ही दिया, जिससे उसके जीवन की मुश्किलें बढ़ गई। स्त्री के घर से बाहर निकलने पर सबसे बड़ी समस्या यह हुई कि वह दोनों जगह शोषण का शिकार होने लगी। घर में परिवार वालों के ताने, पति का परंपरावादी सोच का होना, तो और दूसरी तरफ बाहर के कार्य क्षेत्र में उसे नुमाइश की वस्तु समझ लेना उसके लिए घातक सिद्ध हुआ। डॉक्टर ज्योतिकरण लिखती है, लेकिन तमाम उपलब्धि और क्षमता के बावजूद वह दुर् को भेद करने के बावजूद उसका इंसानी वजूद एक सवाल बना रहा। उपन्यास में भी कामकाजी स्त्री के संघर्ष और अस्मिता को लेकर उठे सवालों का चित्रण हुआ है। मैत्री पुष्पा के उपन्यास विजन में डॉक्टर आभा की दुविधापूर्ण स्थिति का चित्रण हुआ है। डॉक्टरी पेशे से संबंधित डॉक्टर आभा जब अपने कार्य को देखती हुई शादी के बाद ससुराल में बिना रुके वापस आना चाहती है, तो परिवार और नाते रिश्तेदारों में कामकाजी बहू को लेकर बातें शुरू हो गई। मुकुल के पिता से बातें करते हुए वे लोग कह रहे थे, वह जा रही है तो जाने क्यों दे रहे हो? आज से बहू पर तुम्हारा अनुशासन लागू होना था। आभा का पति मुकुल भी उसके साथ परंपरा पुरुष की तरह व्यवहार करने लगा। दोनों में आया टकराव और काम को डॉक्टर आभा का पहल देना मुकुल के अहंग को ठेस दे गया। मुकुल आभा से कहने लगा, फिर तुम एक लेडी जिसकी जरूरत उसके घर को उतनी ही होती है जितनी अस्पताल को, बुरा ना मानना, अब तुम एक शादीशुदा औरत हो। कामकाजी स्त्री का जीवन किस तरह भागदौड़ बढ़ा रहता है, इसका चित्रण रजनी गुप्त के उपन्यास कहीं कुछ और में हुआ है। पुरुष स्त्री के साथ तालमेल बिठाने की अपेक्षा उसे दोषी मानता है। उपन्यास में रचना घर और बाहर तालमेल बिठाने की कोशिश में लगी रहती है, परंतु रजत की तरफ से उसे हमेशा उपेक्षा ही मिलती है। एक दिन समय कम होने के कारण वह ब्रेड, बटर और दूध का नाश्ता देती है तो रजत बुरी तरह चिढ़ जाता है और समस्या समझने की अपेक्षा वह रचना को ताने देना शुरू कर देता है। गले की हड्डी बन जाता है और औरतों से नौकरी करवाना ना निगलते बने ना उगलते। रजत हर समय बहाने ढूंढता है कि कैसे वह रचना को नीचा दिखा सकता है। कामकाजी होने के कि उसकी परेशानी को न समझ कर वह उसे ताने देता रहता है। रचना उसे समझाने की कोशिश भी करती है,
परंतु वह कुछ न समझकर रचना पर बरस पड़ता है। जब देखो तब तुम अपने ऑफिस का पिटारा खोलकर बैठ जाती हो। दुनिया में और भी लेडीज हैं ऑफिस, तो कोई तुम अनोखी तो नहीं जाती, लेकिन वो अपना घर यूं नेग्लेक्ट करके नहीं छोड़ती जैसा तुम करती हो। काटती आवाज़ अंदर तक भेजती गई। तिन के पास उपन्यास में अवंतिका देवी स्त्री की स्थिति स्पष्ट करती है और समाज के दृष्टिकोण को अपने इन शब्दों में व्यक्त करती है। कम काजी माँ को हमारा समाज काजी और पाजी ज़्यादा समझता है, माँ कम। स्त्री यदि इन बदलती परिस्थितियों में सामंजस्य नहीं बिठा पाएगी तो समाज उसे कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगा। लवलीन ने स्वप्न ही रास्ता है उपन्यास में अपरा के संवादों के माध्यम से कामकाजी स्त्री को दृढ़ता धारण करने की प्रेरणा भी दी है। वह लिखती है, हमें इन्हीं विरोधाभासी स्थितियों में काम करना है जो स्त्रियां अंतर्द्वंद में पड़कर निष्क्रिय हो जाती है। उन्हें कभी मुकम्मल रास्ता नहीं मिलता। इन्हीं उलझे तागों में से ही कभी साबुत डोर निकलेगी। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर समाज का दृष्टिकोण स्पष्ट है, क्योंकि कामकाजी स्त्री की दशा ज़्यादा दयनीय है। उसने समाज को अपनी शक्तियों, प्रतिभा और अपने बुलंद हौसलों से अवगत करवाया, परंतु विडंबना यह है कि स्थितियां और समाज की सोच पूर्ण रूप से बदली नहीं है। रेखा कस्तवार लिखती हैं, स्त्री ने अपनी नई भूमिका स्वीकार की, उसके लिए कड़ा संघर्ष भी किया। परिवार एवं समाज की स्त्री की इस बदली हुई भूमिका के प्रति क्या दृष्टि रही, उसकी मानसिकता में बदलाव आया या नहीं, उसका दृष्टिकोण प्रभावित हुआ या नहीं, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना स्त्री का बदला हुआ दृष्टिकोण। दहेज प्रथा की शिकार स्त्री जीवन में जहां अन्य समस्याएं उसकी अस्मिता का प्रश्न चिन्ह लगाती हैं, वहीं दहेज प्रथा की समस्या तो ससुराल में उसकी हैसियत का प्रतीक बन जाती है। क्या लाई, कितना लाई, कैसा लाई जैसे शब्द उसकी अस्मिता पर वह दाग है जो ना तो पूरी तरह दिखाई देते हैं और ना इन शब्दों की पीड़ा को अन्य लोग समझ पाते हैं। पुरातन काल से चली आ रही इस प्रथा को माता पिता अपने लिए संतोषजनक और लड़की के भावी जीवन के लिए अनिवार्य मानते थे, परंतु दुख की स्थिति तब उत्पन्न हुई जब इसने लालच और अत्याचार के रूप में स्त्री जीवन को पीड़ित किया। आधुनिक युग में दिन पर दिन शिक्षित होते जन समुदाय से आशा यह थी कि यह अवांछनीय प्रथा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, लेकिन आशा के विपरीत इस प्रथा ने भयंकर रूप धारण कर लिया। उपन्यास साहित्य में उपन्यासकारों ने इस समस्या को चित्रित किया है। रजनी गुप्त ने कहीं कुछ और उपन्यास में स्त्री जीवन की विभिन्न समस्याओं को दिखाया है। रचना का पति रजत बात बात पर उसे अपने पापा के घर से पैसे मांगने के लिए कहता है। रचना के विषय में कहें तो अपने स्वप्निल संसार में उसने पापा की चेतावनी के बावजूद कदम रखा, क्योंकि रजत के माता पिता द्वारा पहले से ही दहेज की मांग की गई थी। रचना के पिता कहते हैं, तुम्हें मालूम है जिससे तुम शादी करने के पर लगाकर उड़ने लगी थी, उसके माँ बाप दहेज की लंबी चौड़ी रकम मांग रहे थे और वो भी गिफ्ट का नाम देकर। रचना, तुम शादी तो कर लेती परंतु सुखी नहीं रह पाती। रजत जब तब उसे अपने पापा से पैसे मांगने के लिए कहता। नई गाड़ी खरीदने के लिए वह रचना से कहता कि पैसे अपने पापा से मांग सकती हो, तो उसे इनकार करने पर वह उसे और भी जली कटी सुनाता हुआ कहता, उफ, क्या क्या सुनना पड़ता है। जिस आदमी ने हमारी शादी में एक पैसा ना देकर बेइज्जती कराई, 4 लोगों के सामने हमारी नाक कटाई, ऐसा पैसा पकड़ो आदमी मैंने कहीं और नहीं देखा। रजत
की सोच इतनी गिर जाती है कि वह रचना के पिता की मृत्यु के बाद कहता है कि जाकर अपने भाई से पापा की प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा लेने की बात करो। बावल तेरा देश में भगवान दास मोरवाल ने दहेज के कारण पीड़ित लड़की का चित्रण किया है और यह भी दिखाया है कि परिवार लड़की के वैवाहिक जीवन को बचाने के लिए अंततः समझौता करता है, क्योंकि दहेज लोभियों से लड़कर लड़की का जीवन नष्ट नहीं करना चाहता। उपन्यास की स्त्री जैनब इसी पीड़ा का शिकार होती है। उसके ससुराल वाले उसे उसके मायके भेज देते हैं तो वह याद करते करते शकीला को बताती है, हाँ, एक दिन मेरी सास और ननद में कुछ ऐसी बात हो तो रही, अगर बिहार की मोटरसाइकिल और मिल जाते तो अंत हवेली के मर्द जैनब की खुशियों के लिए मोटरसाइकिल देने को तैयार हो जाते। जबकि यूनुस सोचता है, कानून तो दहेज को लेकर भी बहुत सख्त बने हुए हैं और वह चाहे तो दहेज निरोधक कानून के तहत मौलवी अख्तर अली सहित उसके पूरे परिवार को जेल की सलाखों के पीछे भी करवा सकता है, लेकिन अंततः इसका परिणाम बेकसूर जैनब को ही भोगना पड़ेगा। इसकी व्यवस्था के कारण जैनब के ससुराल वालों की इस मांग को वह पूरा कर देते हैं और जैनब जब 2 महीने बाद मायके लौटती है तो खुश नजर आती है। मिथिलेश्वर के उपन्यास माटी कहे कुम्हार से में फूल केसरी का प्रसंग दहेज प्रथा का खुलासा करते हैं। दहेज लेने वाला ससुराल पक्ष ये भी भूल जाता है कि वह स्त्री भी उसी घर की सदस्य बनकर लाई गई है। दहेज के लोभियों को सिर्फ अपनी हैसियत समाज में ऊंची करनी चाहिए। फूल केसरी की सास उससे कहती है, तोहार बाप कम्मे में हमारा धरे पुंग गई, दहेज में फटफटिया देवे तक गछले रहन, अब तू कह कि फटफटिया भेजवा देस। फूल केसरी पर अत्याचार इतना बढ़ जाता है कि उसकी नंदें भी उसे ताने देती है, भाभी मोटरसाइकिल मंगवाइए। हमारी औकात के इस गांव में जो भी खेतिहर है सबके लड़कों को दहेज में मोटरसाइकिल मिली है। फूल केसरी को ससुराल वालों ने वहां से भगा दिया तो वह अपने गांव आकर अपने पिता और भाइयों को सारी बात बताती है, तो अपने गांव के नेता के साथ ले जाकर उसके ससुराल वालों से बात करके उसे बिना दहेज के ससुराल भेजते हैं। इस फूल केसरी वाले प्रसंग के माध्यम से लेखक ने समाज को एक दिशा भी दिखाई है कि दहेज लोभियों की मांग को पूरी करने की अपेक्षा उसके विरुद्ध आवाज उठाने की जरूरत है। जयंती ने खाना बदोश ख्वाहिशें उपन्यास में समाज में उपस्थित दहेज प्रथा को चित्रित किया है। लोगों ने दहेज लेने और देने को किस तरह हैसियत का प्रतीक बना लिया है, इसका चित्रण लेखिका ने बिंदिया की बहन संतोष के बेटे सगाई के माध्यम से किया है। संतोष अपने बेटे की सगाई करने के बाद वह लिस्ट अपनी बहन बिंदिया को दिखाती है। शादी में टीवी फ्रिज तो दे ही रहे हैं, 5 लाख कैश और गाड़ी भी देने की बात है। बिंदिया के जीजाजी भी इस दहेज के नशे में अपने आप को किस तरह स्टेटस वाला बता रहे थे, इसका चित्रण बड़े ही प्रभावशाली शब्दों में हुआ है। क्यों बिंदिया मैडम इम्प्रेस हुई कि नहीं आप अपने मियाँ को भी ले आती, उन्हें भी तो दिखाइए कि अब हम भी स्टेटस में उनकी बराबरी में हैं। दहेज प्रथा की समस्या स्त्री जीवन को नष्ट कर देती है। कुछ परिस्थितियों में परिवार पक्ष दहेज देकर ही बेटी का घर बसा हुआ देखना चाहता है, परंतु इससे दहेज का लोभ बढ़ता है, कम नहीं होता। इस समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए युवा वर्ग और परिवार पक्ष दोनों को इस प्रथा का विरोध करना होगा, तभी समाज की सोच को बदला जा सकेगा। स्त्री की शैक्षणिक स्थिति। शिक्षा प्राप्त कर स्त्री ने अपने जीवन में नवीन चेतना का प्रसार किया। शिक्षा प्राप्त कर स्त्री ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रवेश किया, परंतु समस्या यही है कि समाज अपनी मानसिकता को बदल नहीं पाया। समाज में कहीं ना कहीं
अभी भी यह विचारधारा उपलब्ध है कि स्त्री शिक्षा ग्रहण कर क्या करेगी, या स्त्री ग्रहण कर वह अगर स्त्री शिक्षा ग्रहण कर क्या करेगी, यह शिक्षा ग्रहण कर वह हाथ से निकल जाएगी। स्त्री ने अन्य क्षेत्रों में अस्मिता प्राप्त करने के संघर्ष के साथ इस क्षेत्र में भी संघर्ष किया और दुनिया के नज़रिए को बदला। स्त्री शिक्षा के महत्व और इस शिक्षा में स्त्री की स्थिति का चित्रण उपन्यासकारों ने किया है। तापसी उपन्यास में कुसुम अंसल ने तापसी के जीवन की त्रासदी का चित्रण किया है। पढ़ने लिखने में अपने सपने संजोए तापसी का विवाह कर दिया जाता है, परंतु वह विरोध नहीं कर पाती। जब उसे कनिका दी से पता चलता है कि उसके ख्याल काका उसकी शादी का सोच रहे हैं, तो विवश तापसी के शब्द बहुत ही मार्मिक हैं। परंतु मुझे तो अभी पढ़ना था कनिका दी, मेरी पाठशाला की पढ़ाई, अभी परीक्षा देनी है मुझे, और फिर मेरा सपना, मेरा विश्व भारती में पढ़ने का सपना। अंततः तापसी की नहीं चलती और उसके सपने की परवाह किए बिना उसकी शादी कर दी जाती है। त्रियाहट उपन्यास में मीरा के माध्यम से स्त्री शिक्षा के प्रति परिवार की मानसिकता और समाज की सोच का चित्रण मिलता है। स्त्री शिक्षा को शुरू में जब थोड़ा थोड़ा महत्व मिला था तो केवल इसीलिए कि शादी भी अच्छी जगह हो जाए। मीरा सोचती है, हम तो शादी कराने के लिए पढ़ रहे थे, किसी कैरियर का सपना देखना भी अपराध सा था। टीचिंग जॉब की बात करते तो गांव में कहा जाता कि मास्टरनी बनोगी, और हम चुप। आगे इतना ही, अपने ससुराल जाकर जो मन आए सो करना, हम तो शादी कराने तक के जिम्मेदार हैं। शादी और शिक्षा के महत्व में से क्या चुनना है, इसका अधिकार लड़की को नहीं। इसीलिए शादी और शिक्षा की जंग चलती जिसमें शिक्षित लड़की को हार न होता। दूसरी तरफ कुछ उपन्यास में ऐसे पात्रों का संयोजन भी हुआ है जो स्त्री शिक्षा को महत्व देते हैं और आवश्यक मानते हैं। कथांतर उपन्यास में उषा यादव ने देवेंद्र नाथ नाम के पात्र का सृजन इसी उद्देश्य से किया कि माला नाम की औरत जो कि पति द्वारा पीड़ित है और उनके घर में काम करती है, उसे देवेंद्र नाथ जीवन से लड़ने की प्रेरणा देते हैं और कहते हैं, सिर्फ अपने पांवों पर खड़ी होकर तुम इस घटिया और घुटी हुई दुनिया में जी सकोगी। माला उसने बचने के लिए, उन्हें पहचानने के लिए और उनसे मोर्चा लेने के लिए केवल शिक्षा ही एकमात्र सहारा है। वे माला को शिक्षा की तरह अग्रसर होने की प्रेरणा देते हैं ताकि वह अपने जीवन की सार्थकता को पा सके। अध्ययन ही तुम्हारी पूजा है और पुस्तकें ही तुम्हारा भगवान। तुम्हारी डूबती नैया की यही खेवनहार है। बाबुल तेरे देश में उपन्यास में लेखक भगवान दास मोरवाल ने स्त्री शिक्षा के महत्व का चित्रण किया है। स्त्री शिक्षा में आने वाली बाधाओं और समाज की उनके प्रति सोच को चित्रित किया है। हवेली की बहू शकीला मोहल्ले की लड़कियों को इकट्ठा कर पढ़ाती है और चाहती है कि लड़कियां पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो। शुरू में विरोध के साथ साथ उसे लोगों का सहयोग भी मिलता है, परंतु समाज स्त्री शिक्षा के प्रति अपनी सोच को पूर्ण रूप से बदल नहीं सका। बच्चों की बेटी मैना की पढ़ाई बीच में ही रोककर जब उसके गौने की बात की जाती है तो शकीला उसे समझाते हुए कहती है, मगर आपा अभी ऐसी कौन सी जल्दी है, बच्ची होशियार है, पढ़ने में तेज है और अगर वह आगे पढ़ना चाहती है तो इसे पढ़ने दीजिए। मैना के ससुर उमराव को समझाने की कोशिश भी की जाती है, परंतु वह किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता और मन शंका से भरता हुआ कहता है, आखिर हमारी कोई इज्जत आबरू है? एक तो जुआन छोरी, ऊपर से पढ़ी लिखी, कल को कोई ऐसी वैसी बात होगी तो हम कहीं मुंह दिखाने लायक
न रहेगा। सुचिता उपन्यास में ज्योति के पिता मिस्टर प्रकाश वर्मा स्त्री शिक्षा का पक्ष लेते हैं और जब उनकी पत्नी सुचिता बार बार ज्योति का रिश्ता कराने के लिए कहती है तो वह कहते हैं अभी उसकी शादी की उम्र नहीं। उसका मत था पुत्रियों को भी अपने उद्देश्य पूर्ति के अवसर मिलने चाहिए। विवाह अंतिम मंजिल नहीं, वो तो होना ही है। अपनी बेटियों के प्रति माता पिता का दायित्व मत विवाह नहीं होता। अपनी पुत्री को सुशिक्षित करना, उसका प्रत्येक क्षेत्र में विकास करना और उसे जीवन जीने के लिए तैयार करना भी उनका कर्तव्य है। मधुकर सिंह के उपन्यास बेनी माधो तिवारी की पतोह में हरिहर यादव आंगनवाड़ी सेविका के लिए फॉर्म लेकर बेनी माधो तिवारी के पास पहुंचता है और कहता है कि वे बहू का फॉर्म भरवा दे, जिससे पता चलता है कि समाज में एक मानसिकता ऐसी भी है जो स्त्री को आगे बढ़ते देखना चाहती है। आंगनबाड़ी सेविका की बहाली कोई मिल नहीं रहा है। उसकी पतोही बीए पास है, चुपचाप घर में पड़ी रहती। उनका भी मन बहल जाएगा, गांव की लड़कियों का भला हो जाएगा। पढ़ी लिखी स्त्री को आज समाज भी ऊपर उठाना चाहता है और बदली मानसिकता उनको प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहती है। हरिहर यादव विधवा सुनंदा को पढ़ी लिखी होने के कारण समर्थन देता है और कहता है अगली बार पंचायत के चुनाव में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण है। आप मुखिया के लिए लड़ जाइएगा। स्त्री हैं, मुझसे ज़्यादा पढ़ी है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि शिक्षा प्राप्त करना भी स्त्री के लिए सरल कार्य नहीं, अपितु उसे इस क्षेत्र में भी संघर्ष करना पड़ा। परंतु आशावादी किरण यह है कि स्त्रियां स्वयं सजग हुई हैं और शिक्षा प्राप्त करना उसका स्वाभाविक रुचि में शामिल हो गया है। विधवा स्त्री की स्थिति भारतीय समाज में नारी को हमेशा पुरुष की अनुगामिनी और सहचरी माना गया है। पुरुष के बिना उसके जीवन को निराधार और निरर्थक माना गया है। स्त्री यदि विधवा हो जाए तो उसके लिए और भी कड़े नियम बना दिए गए हैं। विधवा स्त्री न घर में पूरी तरह सुरक्षित रहती है न बाहर। बदलते समय में भी पुरुष की सोच नहीं बदली। विधवा स्त्री को बिना पुरुष का जानकर अन्य पुरुष समाज उसे अपनी संपत्ति मान लेता है। आज स्त्री ने स्वयं अपने दृष्टिकोण को बदलने की कोशिश की है। आज विधवा नारी कुंठित, दुखी और पराधीन न होकर आत्मसम्मान से जीना चाहती है। पुरुष को यह ग्राह्य तो नहीं, परंतु सत्य यही है कि विधवा स्त्री भी आज अपने बाहरी रंगों को ही उतारती है, परंतु जीवन रूपी रंगों को पवित्रता बनाए रखते हुए धुलने नहीं देती। उपन्यासों में जहां विधवा नारी की समस्या को चित्रित किया है, वहीं उसके आत्मसम्मान के प्रश्न को भी उठाया है। कुसुम अंसल ने तापसी उपन्यास में विधवा जीवन की पीड़ा का समग्र चित्रण किया है। उपन्यास की भूमिका में वे विधवा जीवन की पीड़ा का उल्लेख करती हैं। संसार के या शायद भारतीय संस्कार में विवाह हो जाना, विधवा हो जाना सबसे आसान तरीका है। एक छलाव या एक्सप्लॉइटेशन का उपन्यास में मुख्य रूप से उन्होंने विधवा आश्रमों का यथार्थ उकेरा है, जो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। व्यवस्था के पर्दे के पीछे होने वाले अत्याचारों का खुलासा है। विधवा आश्रमों में विधवाओं पर होने वाले अत्याचार उसके जीवन को नरक बना देते हैं। उपन्यास की पात्र तापसी इस विधवा आश्रम में आकर बुरी तरह टूट जाती है। वह सोचती है वह थी क्या, बस एक नाम, एक स्त्री, एक विधवा जिसका न कोई वर्तमान था न भविष्य। विधवा स्त्री का जीवन अपने ही समाज वाले कठिन बना देते हैं। वह चाहे अपने हौसले बुलंद रखें, परंतु समाज उसके हौसले को भी गलत दृष्टि से देखता है। अपने ही परिवार वाले उससे मुख मोड़ लेते हैं।
उषा यादव ने कथांतर उपन्यास में मणि के माध्यम से विधवा स्त्री के जीवन की पीड़ा का चित्रण किया है। मणि का भाई दिनेश उसे बोझ समझता है और अपनी छोटी बेटी दीप्ति से इस विषय पर बात करता हुआ कहता है, माँ ने अपना पेट काटकर बचाए रुपयों से दीदी को एक हैसियत वाले घर में ब्याहा। जीजा जी नहीं रहे, भगवान की इच्छा। अब कमीनों की बहू और पोते की जिम्मेदारी उठाने के लिए भी हम ही एक उल्लू के पट्टे बचे हैं। विधवा स्त्री को समाज में कहीं भी सुरक्षा प्राप्त नहीं होती, यहाँ तक कि वह अपने ही घर में असुरक्षित होती है। विवेक उपन्यास की गंगा भी ऐसी ही विधवा है जो अपने जेठ की हवस की शिकार बनती है। दरोगा दर्शन सिंह गंगा की असमत लूटने के बाद भी सहज था। अपनी पत्नी द्वारा इस विषय में पूछने पर भी वह कहता है, 2 पत्नियां रखना हमारे यहाँ शान समझी जाती है। मेरे पिता, बाबा, परबाबा आदि की तो 2 से ज़्यादा पत्नियां थीं। पुरुष मानसिकता इन शब्दों से स्पष्ट हो जाता है कि विधवा स्त्री के शील का हनन करने पर भी दरोगा अपने आप को श्रेष्ठ मानता है। सेज पर संस्कृत उपन्यास में लेखिका मधु कांकरिया ने विधवा स्त्री के मन की असुरक्षा के भाव का चित्रण किया है। संघमित्रा के पिता की मृत्यु के बाद उसकी मां में यही भाव पैदा होता है और दूसरा बड़ा डर है समाज का, क्योंकि समाज विधवा स्त्री के जीवन को मुश्किल बना देता है। संघमित्रा की मां उससे कहती है, सच्ची बात तो यह है कि बिना धुएं के चूल्हे और बिना खूंटे के बछड़े कोई गति नहीं होती। जहाँ चूल्हा नहीं जलता वहाँ आदमी जलने लगता है। पुरुष के बिना स्त्री को समाज में सम्मान नहीं मिलता। यही पुरुष अकेली स्त्री को भोग की वस्तु समझ लेता है, जिसका कारण विधवा स्त्री और भी भयग्रस्त हो जाती है। संघमित्रा की माँ उसे अपने साथ हुए हादसे के बारे में बताती है कि एक पापड़ वाले संघमित्रा की माँ उसे अपने साथ हुए हादसे के बारे में बताती है कि एक पापड़ वाले ने गिनती में 4 पापड़ कम रहने पर कहा, पापड़ तो कम क्या कहे कि खीर मोहन भिजवा दो, पर जरा मेरा भी ख्याल रखा करो। घर में कोई मर्द होता तो क्या ऐसे बोलने की हिम्मत कर सकता था? यह आदमियों की दुनिया है जो रोटी तो देगी पर बोटी नोच लेगी। उपन्यासों में जहाँ विधवा स्त्री की स्थिति का चित्रण किया है, वहीं उपन्यास में उसके दृढ़ चरित्र को भी उकेरा है गया। अक्षयवट उपन्यास की विधवा शिवपूतन की सास जब उसे दूसरा विवाह करने के लिए कहती है तो उसका स्पष्ट कथन था, मर्द ही औरत के लिए सब कुछ नहीं होती। उसकी जितनी अहमियत है मैं उसको मानती हूँ, मगर हर एक औरत की ज़रूरत वही तो नहीं जो आप समझ रही हैं। अगर ज़माना बदला है दूसरी शादी करने के लिए, ज़माना इस तरह भी बदला कि एक औरत अकेले अपने फ़र्ज के साथ भी जी सकती है। विधवा स्त्री के आत्मबल का चित्रण इन शब्दों से स्पष्ट है। उसे किसी दिखावे भरे रिश्ते और सहारे की जरूरत नहीं। 10 द्वारे का पिंजरा में लेखिका ने ऐतिहासिक पात्र रमाबाई के माध्यम से विधवा स्त्री पर लागू होने वाली सती प्रथा का चित्रण किया है। रमाबाई चंपा नाम की विधवा को सती होते देख विरोध करती है। क्या होगी वह सती? वह जीवित होता तो उसके खातिर सता होता क्या? रमाबाई की शादी सदाव्रत से होती है, परंतु दुर्भाग्य से सदाव्रत की मृत्यु हो जाती है। इस चित्रण के माध्यम से लेखिका ने विधवाओं पर होने वाले अत्याचार का वर्णन किया है कि किस तरह उसके केस काट दिए जाते हैं, परंतु ज्योतिबा फूले और सावित्री फूले ने ऐसा नहीं होने दिया, बल्कि उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया
कि रमाबाई के लंबे बाल कटेंगे नहीं। यदि कोई प्रकृति के घात से शोक संतप्त है तो समाज का काम है उसके जीने की राह खोलना, अवरुद्ध करना नहीं। बेनी मानो माधो तिवारी की पतोह में मधुकर सिंह ने जवानी में विधवा हुई सुनंदा के जीवन को चित्रित किया। आत्म जागरण के साथ इस विधवा स्त्री ने गांव के परिवेश को बदलने का प्रयास किए और स्वयं गैर जाति के भुवनेश्वर महतो की शादी भी की, अपने जीवन को सार्थक बनाया। सुनंदा एक जागृत विधवा स्त्री का रूप है जो समाज के विषय में सोचती है परंतु फिर भी अपने जीवन में रंग भरना चाहती है। वह अपने ससुर से प्रश्न करती है, सती प्रथा, मासूम बच्चों की हत्या, अपने सुख के लिए जवान विधवा का विवाह नहीं करना कहाँ तक उचित है। जब वह अपने ससुर से कहती है कि गांव में हो रहे नाटक को देखने की अनुमति औरतों को भी होनी चाहिए तो उसके ससुर कहते हैं, तुम एक विधवा ब्राह्मण कन्या हो, क्या सोचेगा समाज तुम्हारे बारे में। सुनंदा अपना हौसला तोड़ती नहीं अपितु ससुर से कहती है, रानी लक्ष्मीबाई भी तो तेरी तरह विधवा बहू थी। समय बदल रहा है बाबूजी, औरत के साथ जोड़कर चलना होगा। उपन्यास साहित्य में इस तरह विधवा जीवन को जिसमें विधवा स्त्री के मन में पैदा हुआ भय और सुरक्षा के भाव, समाज का उसके प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार और पुरुषों द्वारा उसके आचरण पर किया गया प्रहार दिखाया है। वहीं सकारात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से विधवा स्त्री को आगे बढ़ते हुए दिखाया है ताकि उसके दर्द भरे जीवन में नए आयाम खुले। धर्म में स्त्री की भूमिका। मनुष्य जीवन में धर्म का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। संसार में धर्म का चालक और सर्वेसर्वा पुरुष है। स्त्री तो धर्म की सेविका के रूप में उपस्थित है और सारी परंपराओं को मानने और निभाने का दायित्व स्त्री का है। स्त्री जीवन का लक्ष्य केवल धर्म में आस्था रखना और दूसरे की सेवा करना ही माना गया। जब जब उसने धर्म के प्रति प्रश्न उठाए उसका व्यक्तिगत जीवन अभिशाप बन गया और उसे निष्कासित और उपेक्षित बनना पड़ा। स्त्री का एकमात्र लक्ष्य पतिव्रता होना और धर्म पतिव्रत्य माना गया है। आधुनिक संदर्भ में यदि धर्म में स्त्री की भूमिका को देखा जाए तो स्त्री ने धर्म के नाम पर अपने जीवन से जोड़ी जाने वाली व्यर्थ की परंपराओं और रूढ़ियों के विरुद्ध आवाज उठाई है ताकि उसका व्यस्त जीवन भी सरल गति से आगे बढ़ सके, परंतु इस स्थिति में भी उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा है। आशावादी बात यह है कि वह इन निरर्थक मान्यताओं पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगी है, इसलिए वह कभी न कभी इससे बाहर निकलने में अवश्य सफल होगी। उपन्यासों में स्त्री जीवन के इस पहलू को भी उजागर किया गया है। कुसुम अंसल के उपन्यास तापसी में विधवाओं के जीवन में धर्म किस प्रकार त्रासदी का रूप ले लेता है इसका विस्तार पूर्वक चित्रण सामने आता है। विधवा स्त्री के सारे सुखों और मोहों से विमुख हो धर्म की राह पर चलने के लिए कह दिया जाता है, परंतु क्या वास्तव में उन्हें वह सुख मिलता है जिसकी वे हकदार हैं। विधवा आश्रमों का कच्चा चिट्ठा खोलते हुए उपन्यास की भूमिका में ही लेखिका स्पष्ट करती है, वहाँ के विधवा आश्रमों में जो बड़े बड़े शहरों के रईसों साहूकारों ने बनवाए हैं। 12 घंटे जाप चलता है। नरकंकाल जैसी भूखी बीमार बेसहारा व विधवाएं जैसे अपने जन्म लेने की एक सजा भुगत रही हैं। विधवाओं को
दिया जाने वाला यह आदेश कि उन्हें हर समय भगवान के नाम में ध्यान मग्न रहना चाहिए उनके जीवन को अन्य धाराओं से तोड़ देता है, परंतु किसी विदुर को यह उपदेश नहीं दिए गए। तापसी जब मंदिर के गर्भगृह से अपने आने वाले जाप की आवाज़ों को सुनती है तो वह सोचती है भगवान हर समय अपना नाम ही क्यों सुनना चाहते हैं। उसे आश्चर्य हुआ, वह भी इन सब अकेली छूटी हुई प्रत्यक्षता दुखियारी टूटी खंडित विधवाओं के मुँह से। इसके माध्यम से लेखिका ने विधवा जीवन को धर्म के साथ बांध देने की प्रथा पर प्रश्न चिन्ह लगाया कि क्या सच में भगवान इन दुखियारियों की जब से प्रसन्न हो जाएंगे। धर्म के इस निरर्थक ढोंग का लेखिका ने पर्दाफाश किया। उपन्यास में नूराबाई सोचती है कि 2 रोटी 2 धोती मंदिर का जाप लोक परलोक सुधारने का स्थल, परंतु संतोष धीरज कुछ भी तो नहीं मिला अभी तक। 10 द्वारे पिंजरा उपन्यास में लेखिका ने रमाबाई के पिता को समाज से जाति बहिष्कृत किए जाने के कारणों का खुलासा किया कि किस प्रकार हमारे जीवन में स्त्री को धर्म ग्रंथों को पढ़ने तक की मनाही थी। लेखिका ने इसका चित्रण इन शब्दों में किया है। इन्हें महाराष्ट्र के अपने ब्राह्मण समाज में जाति बहिष्कृत किया गया। अपराध यही कि वे पत्नी को और पुत्रियों को शास्त्र पढ़ाते, सुबह शाम उनसे तरह तरह के गूढ़ विषयों पर विचार विमर्श करते देखे गए। चौका चूल्हा भूलकर स्त्रियां ज्ञान विज्ञान में रस लेने लगी तो सारी दिनचर्या बिगड़ गई। समाज स्त्री के मुंह से ज्ञान की बातों को घृणा की दृष्टि से देखता है, जैसे कि स्त्री बुद्धि विहीन हो और वह ज्ञान की बातें नहीं कर सकती। एक बार रमाबाई पिता द्वारा सिखाए शास्त्र ज्ञान में से कथा का वर्णन कर रही थी तो विद्वान क्रोधित हो उठे। छोटा मुंह बड़ी बात, ये कैसी निर्लज्जता है। एक कुमारिका के मुख से ऐसे प्रश्नों की ऐसी खुली चर्चा हुआ भी इतने वरिष्ठ विद्वानों के सम्मुख। लेखिका अनामिका ने समाज के सामने सकारात्मक और स्त्री के प्रति सोच के उदार बनाने का काम भी किया। पंडितों के इस तरह धिक्कारने पर रमाबाई के पिता अनंत शास्त्री जो शब्द कहते हैं वे स्त्री स्वतंत्र बनाने में समर्थन देते हैं। इतनी असहिष्णुता, ऐसी संकीर्णता वाणी के वर्चस्व की साधना व्यर्थ है यदि स्त्रियों और अन्य अनादृत समूहों को बोलने की स्वाधीनता न हो। मधुकर सिंह के उपन्यास बेनी माधो तिवारी की पतोह में उनकी विधवा स्त्री का चित्रण है। बेनी माधो अपनी जवान विधवा बहू को कुछ पढ़ने तक की इजाज़त नहीं देते थे। उसी समय को याद करती उनकी बहू सोचती है अब तो विधवा होने के बाद उसके सारे सपने मर गए हैं या मार दिए गए हैं। कुछ पढ़ने की इच्छा भी होती है तो वह ससुर इतना जालिम है कि शहर में अखबार तक देखने नहीं देता। पढ़ने के लिए कुछ मांगने पर गीता रामायण सामने रख देता। मधु कांकरिया ने सेज पर संस्कृत उपन्यास में स्त्री के मन में धर्म को लेकर चल रहे द्वंद्व का चित्रण किया है। संघमित्रा की आधुनिक तार्किक सोच और उसकी मां की परंपरावादी सोच में टकराव दिखाया है। स्त्रियां धर्म को लेकर अंध आस्था में लीन हो जाती थी, जबकि आधुनिक और शिक्षित स्त्री ने इस पर प्रश्न चिन्ह लगाया। संघमित्रा की मां उसे नाग देवता के दिन विशेष पर श्राप की बात कहकर चाय पीने से मना करती है। कहती है, नहीं बेटा, हमारे घर पर नाग देव का श्राप पड़ा हुआ है। हमारे घर ही नहीं बल्कि पूरे गांव की बेटियां आज के दिन नाग देवता की पूजा करके ही दाना मुंह में धरेंगी और वह भी बासी। संघमित्रा की मां अपने पति की मृत्यु के बाद और भी ज़्यादा अंधविश्वासी हो जाती है और अपने दोनों बेटियों के साथ दीक्षा लेने की सोचती है तो संघमित्रा का हृदय चित्कार कर उठता है। वह मां को समझाते हुए कहती है, अम्मा बस भी करो,
पर याद रखना, जिसकी शरण में जा रही हो तुम खुद उसका जीवन व्यर्थ है। वह सिर्फ मंत्रों की दुनिया है, यंत्रों की नहीं, क्योंकि उसके लिए हाथ पैर डुलाना पड़ता है, पसीने बहाने पड़ते हैं। संघमित्रा स्वयं तो दीक्षा नहीं लेती, परंतु छोटी बहन की दीक्षा को चाहकर भी रोक नहीं पाती, और अंततः उसकी बहन के साथ धर्म सेवक के हाथों बलात्कार होता है और उसकी बहन को धर्म से बहिष्कृत कर दिया जाता है। उपन्यास में लेखिका ने स्त्री से ही धर्म पर प्रश्न चिन्ह लगाए ताकि इन मिथ्याडंबरों को स्त्री जीवन से दूर किया जा सके। उपन्यास में संघमित्रा एक स्थान पर कहती है, मेरी समस्या यह है कि मैंने भेड़ बकरी बनने से इनकार करती हूँ। धर्म की लड़ाई हमें लड़नी ही पड़ेगी, क्योंकि आज विश्व के सभी धर्म गुरुओं ने धर्म को मनमाने ढंग से व्याख्या कर पूरी धरती को घृणा, द्वेष और हिंसा से लहूलुहान कर दिया है। बाबल तेरा देश में लेखक ने मुस्लिम धर्म में स्त्रियों की दशा और उसके अधिकारों को लेकर कई प्रकार के प्रश्न उठाए हैं। धर्म के नाम पर उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता है। शकीला जब संपत्ति में अधिकार प्राप्त करने की केवल कोशिश ही करती है तो उसे धर्म और कानून की बातें कहकर चुप करवा दिया जाता है। वकालत में निपुण यूनुस शकीला को सम्मति के विषय में बहुत से तर्क देता है और कहता है, मुस्लिम कानून के मुताबिक बेशक एक बेवा को अपना मरहूम शौहर की जायदाद में हक हासिल है, पर यह ये बात बता दो कि हमार ना मेवात में मेवन के रिवाज आम के मुताबिक बेटी ए अपना बाप की जायदाद में कोई हक हासिल न है। शकीला ही नहीं, इस उपन्यास की हर स्त्री, चाहे वह शगुफ्ता हो या समीना, जैनब या मैना, सबको अपने अधिकार मांगने पर उपेक्षा को सहन करना पड़ा है। इन सब की लड़ाई अपने ही परिवार से है और धर्म बार बार आड़े ही आ जाता है। मुस्लिम धर्म में स्त्रियों को पति द्वारा पीड़ित होने पर और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उपन्यास में मुमताज का वैवाहिक जीवन चर्चा का विषय बना रहता है। जबकि वह हवेली आती है तो शकीला से कहती है उसका शौहर अखलाक नामर्द है। इस बात को सुनकर हवेली में हाहाकार मच जाता है। शकीला दादी जैतूनी को बताती है, आपा कुछ हालात में जिस तरह मर्द को बीवी से तलाक का हक दिया जाता है, उसी तरह कुछ हालात में औरत को भी मर्द से खुला का हक दिया गया है, क्योंकि शरीयत के कायदों के खिलाफ उसको हासिल करना आज भी मर्दों की मर्जी पर छोड़ दिया गया है। विवेक उपन्यासों के आधार पर कह सकते हैं कि धर्म में स्त्री की भूमिका सदैव प्रमुख रही है। इसीलिए इस क्षेत्र में भी स्त्रियों के हिस्से प्रताड़ना ही आई है। उससे हमेशा उपेक्षा की गई है कि धार्मिक मर्यादाओं को वह निभाती रहे। उससे हमेशा अपेक्षा की गई है कि धार्मिक मर्यादाओं को वह निभाती रहे, जबकि आज स्त्रियों ने इस प्रश्नों को उठाया है। केवल वही क्यों इन बंधनों में बंधी रहें, धीरे धीरे वह इन मिथ्याडंबरों से मुक्ति पाने के रास्ते पर अग्रसर है। पुरुष मानसिकता और स्त्री की स्थिति। पुरुष सदियों से समाज की सत्ता अपने हाथों से चला रहा है। वह चाहे घर हो या बाहर, प्रत्येक जगह उसका आधिपत्य रहा है और स्त्री को हमेशा उसने दोयम दर्जे ही माना है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था ने स्त्री जीवन को हमेशा बंधन में बांधे रखा। स्त्री के प्रति पुरुष की सोच हमेशा नकारात्मक ही रही।
पितृक राजनीति का एकमात्र उद्देश्य पितृक राजनीति का एकमात्र उद्देश्य है स्त्री को उसके स्वत्वाधिकारों से वंचित रखना, उसे स्वत्वहीन, अस्मिताविहीन, रूढ़िविहीन, आवाजहीन बनाकर रखना, ताकि वह कहीं रीढ़ के बल पर खड़ी होकर आत्मनिर्भर, आत्मसजग, जागरूक होकर उसके वर्चस्ववाद को चुनौती न दे डाले। स्त्री को उसके वजूद से अलग करने में पुरुष सदियों तक सफल रहा, परंतु आज जब स्त्री अपने अधिकारों और अस्मिता को प्राप्त करने के लिए आवाज उठाने लगी है, तो पुरुष सत्ता को धक्का लगा है। उपन्यासों में पुरुष मानसिकता का चित्रण उपन्यासकारों ने किया है। मैत्री पुष्पा ने विजन उपन्यास में स्त्री की इसी स्थिति का वर्णन किया है, जहां उसे पुरुष की मानसिकता का शिकार होना पड़ता है। डॉक्टर मुकुल डॉक्टर आभा से अपनी पसंद से शादी करता है, परंतु शादी से पहले आभा को हर तरह से समझने वाला मुकुल शादी के बाद पति रूपी पुरुष के खोल में आ जाता है। लेखिका ने इसका चित्रण उपन्यास में इन शब्दों में किया है। योग्य डॉक्टर और प्रतिभाशाली नवयुवक में से बरेली का संस्कार पाया हुआ नौजवान निकल पड़ा, जिसे अपने पक्षों में निश्चित ही यह सिखाया गया था कि औरतों को कैसे काबू में किया जाता है। स्वप्न ही रास्ता है में लेखिका ने नीरज के शब्दों में पुरुष मानसिकता का चित्रण किया है। नीरज आंदोलनों इत्यादि से जुड़ी स्त्रियों के विषय में सोचता है और अपरा से कहता है, जानती हो कौन सी लड़कियां कम्युनिस्ट या फेमिनिस्ट आंदोलन के साथ जुड़ती हैं, जिन्हें जिंदगी में मुकम्मल रोमांस नहीं मिलता, कोई हीरो नहीं मिलता। पुरुष सदैव स्त्री से यही अपेक्षा करता है, स्त्री हमेशा पुरुष की सेवा में तत्पर रहे। लेखिका लिखती है, उन्हें चाहिए आराम, स्वादिष्ट भोजन, आरामदेह बिस्तर और सजावट, सलीकेदार बच्चे और हमेशा उनकी इच्छा पूर्ति करने वाली तत्पर पत्नी। वह घर का सरदार बनकर रहना चाहती है, सूर्य की भांति, ताकि पृथ्वी रूपी प्रेमिका पत्नी अद्यतन उसकी परिक्रमा करती रहे। भगवान दास मोरवाल के उपन्यास बाबल तेरा देश में चांदमल को जब पता चलता है कि चुनाव में उसके इलाके की सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हो गई है, तो वह बौखला उठता है, क्योंकि पुरुष मानसिकता कभी यह स्वीकार नहीं करेगी कि स्त्री उसके ऊपर शासन करे। वह कहता है, तो या को मतलब ई हुआ रामचंद्र के ई मोलक में, तो अभी ये गाँव में भी ये बिरबानी करंगी हमरे ऊपर राज। अब ये देंगी हमने हुक्म के, हमने कहा करनो है। हवेली में जब शकीला को सरपंच के चुनाव में खड़ी करने की बात चलती है, तो चांदमल पुरुष मानसिकता को वशीभूत होकर चिंता व्यक्त करता है कि यदि वह बिरबानी हाथ से निकल गई तो क्या होगा। तब शकीला के पति दीन मोहम्मद के शब्द पुरुष मानसिकता को स्पष्ट करते हैं। बाप बेशक पढ़ी लिखी है, पर है तो बिरबानी। तुम याकी फिक्र मत करो, आखिर याकी नकेल रहेगी तो मेरा हाथन में। रजनी गुप्त के उपन्यास कहीं कुछ और में पुरुष मानसिकता का चित्रण करते हुए लेखिका ने लिख दिखाया है किस प्रकार पुरुष स्त्री को फूहड़ और बेवकूफ़ समझता है। उसका अपमान करना तो वह अपना हक मानता है। पुरुष मन में आसानी से स्त्री की प्रशंसा, उसकी उन्नति को हजम नहीं कर पाता। रचना जब रजत को बताती है कि लोग उसकी तारीफ करते हैं और प्रभावित होते हैं, परंतु रजत को इन बातों से
चिढ़ हो जाती है और वह कहता है, लेडीज होने की वजह से लोग तुम्हारी तारीफ कर देते हैं बस, और तुम इतनी बेवकूफ़ हो जो कि उनकी झूठ मूठ तारीफों में बहक जाती हो। समझी तिनका तिनके पास। उपन्यास में अनामिका ने चित्रण किया है कि जब तक पुरुष स्वयं अपनी मानसिकता को संकीर्णता के बंधन से बाहर नहीं निकालेगा तब तक समस्या का हल संभव नहीं। स्पंदन अपनी प्रेमिका जो कि अब एएसपी बन चुकी है को समझ नहीं पाता और पौरुष के दम में उसे गवा बैठता है। अपनी सोच पर पश्चाताप करता हुआ कहता है, कितनी छोटी बात है, पर उस दिन मैं अकड़ गया था। आखिर पुरुष होना। आहत पुरुष का तलछट मेरा भीतर भी है जो नई स्त्री के लाख चाह कर भी तादाद में नहीं बैठा पाता। अवंतिका देवी और तारा के वार्तालाप से भी लेखिका ने एक नया प्रयास कर पुरुष मानसिकता को बदलना चाहा है, साथ ही स्त्री की सहभागिता को भी आवश्यक माना है। वह तारा से कहती है, दोष समाज की पूर्वग्रह गलित बनावट है, किसी एक व्यक्ति का नहीं। बदलनी तो पूरी फिजा होगी, और फिजा नफरत से नहीं बदलती। हर व्यक्ति में स्नेह करने लायक कुछ न कुछ होता ही है। बंजर से बंजर मिट्टी हरियाली की संभावना से एकदम खाली नहीं होती। पुरुषों की मानसिकता के विषय में जब तारा कहती है कि पुरुष के समक्ष भोगी बनकर कब तक समर्पित होना है, तो अवंतिका देवी उसकी इस धारणा को बदलने का प्रयास करते हुए कहती है, बहुत दिनों तक सारी प्रतिकूलताएं और अपमान चुपचाप झेलने का नतीजा है, या जहां औरत की सहमति सिर्फ औपचारिकता हो। शुष्क आदेशों के ऐसे बियावन में सांप बिच्छू और दूसरे सरीसृप ही राज करेंगे ना, लेकिन यह बियावन हरा भरा भी तो हमें ही करना है, और भद्र और संयत पुरुष भी तो हमारी ही संतानें हैं। सुषम बेदी के उपन्यास मैंने नाता तोड़ा में बलात्कार की शिकार ऋतु का चित्रण है, जो इस पीड़ा को सारी जिंदगी झेलती है। शादी के बाद वह हिम्मत करके अपने पति को अपने साथ हुई इस घटना के बारे में बताती है, तो उसका पति जिस तरह उसके मनोबल को बढ़ाता है, उससे लेखिका ने बलात्कृत लड़कियों के प्रति समाज और पुरुषों की मानसिकता को बदलने का यथासंभव प्रयास किया है। अनिरुद्ध ऋतु से कहता है, तभी इतनी डरी इतनी खामोश रहती हो तुम पगली। तुम तो बच्ची थी तब, तुम्हारा क्या दो, भूल जाओ यह सब, पीछे धर दो यह कड़वा अतीत। यहाँ सब कुछ नए सिरे से शुरू होगा। उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि पुरुष को स्त्री को केवल अनुगामिनी न बनाकर उसे समानता का दर्जा देना होगा, तभी समाज की सार्थक उन्नति संभव है। स्त्री और पुरुष दोनों की मानसिकता में तालमेल आवश्यक है। नारी में निर्भयता और आत्मविश्वास जागृत हो, पुरुष में मृदुता, परस्पर सहयोग, सहानुभूति पनपे, स्त्री पुरुष दोनों का आत्मसम्मान बना रहे। मानवीय मूल्यों का विकास होने से ही स्त्री पुरुष सहजीवन की स्वस्थ बुनियाद बन सकेगी। स्त्री की स्त्री विषयक मानसिकता। स्त्री की समाज और परिवार में उभरी दयनीय तस्वीर को देखकर मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जब एक पुरुष स्त्री पर लांछन लगाने पर उतारू होता है तो अन्य पुरुष उसका सहयोग करते दिखलाई देते हैं, परंतु क्या स्त्री के पक्ष में स्त्री कभी उतनी दृढ़ता से खड़ी रह पाती है? परिवार से ही यह दृश्यहीन प्रतियोगिता स्त्री के मध्य शुरू हो जाती है, जहाँ यह द्वंद्व सास बहू, बहन, देवरानी, जेठानी, माँ बेटी, पड़ोसन इत्यादि रिश्तों में देखने को मिला है। इस स्थिति को दुख की स्थिति में कहेंगे कि जहाँ स्त्री के समक्ष चुनौती बनकर खड़ी हो जाए, वहाँ पुरुष से ये अपेक्षा कैसे की जाए, वह स्त्री का सहयोगी बन जाएगा। स्त्री की मानसिकता को स्त्री के विषय में सद्भावना और सहयोग को ग्रहण करना होगा। स्त्री को
स्त्री की समस्या को कम करने में सहयोग देना होगा। उपन्यास में स्त्री की स्त्री विषयक मानसिकता का चित्रण हुआ है। मैत्री पुष्पा के उपन्यास विजन में लेखिका ने नए आयामों को छूती हुई डॉक्टर आभा और डॉक्टर नेहा का चित्रण किया है। आभा अपने पति मुकुल से अलग हो चुकी है। डॉक्टर नेहा डॉक्टर आभा की सहेली है, इसीलिए उसकी मां नहीं चाहती कि आभा के जीवन की छाया नेहा पर पड़े। वह नेहा से कहती है उसकी महतारी ने लड़की होने की लक्ष्य नहीं सिखाए। यही बताया कि अमीर की बेटी जब किसी की बहू बनती है तो भी पति के मुकाबले नीची गिनी जाती है। औरत दबेगी नहीं तो निभेगी कैसे। स्त्री कभी स्त्री की उस स्थिति को समझना नहीं चाहती। आखिर क्यों वह परिस्थितियों के विरुद्ध खड़ी हो अपने वैवाहिक जीवन को दांव पर लगा देती है और अलग होने का निर्णय लेती है। डॉक्टर नेहा की मां और मौसी के लिए तो डॉक्टर आभा कुलच्छिन हो गई, परंतु जानने की अपेक्षा वह कहती है डॉक्टरी न पढ़ ली तो क्या अफलातून हो गई। सोने से लड़के को लात मार कर आई है। बहना पढ़ाई लिखाई है कि नहीं, घमंड की संदेह है जिनके बल पर माँ बाप को भी औंधा कर देगी ये लड़कियाँ। बावल तेरा देश में उपन्यास में लेखक ने दादी जैतूनी की हवेली में स्त्रियों पर घर के मर्दों द्वारा ही इज्जत पर हाथ डालने का चित्रण किया है और स्त्री पीड़ा को दिखाया है। हसीना की इज्जत पर हाथ डालकर उसका ससुर उसे अपमानित करता है, परंतु घर की बड़ी बुजुर्ग ही उसका साथ न देकर उसे चुप रहने को कहती है। दादी जैतूनी हसीना को समझाते हुए कहती है, हसीना बेटी, तू अगर चाह वे है कि यह हवेली का पाड़ तिवाड़ बंटवारा ना होवे और ना उछले तो मेरी हाथ जोड़ू सु गुजारश है कि अपनी छाती पे धोसू मार ले। तू यही सोच के सब्र कर ले कि तेरे साथ कुछ हो ही ना। कथांतर उपन्यास में स्त्री की स्त्री विरोधी मानसिकता का प्रभावशाली चित्रण हुआ है। विधवा गंगा अपने जेठ की हवस की शिकार बनती है। जब उसकी जेठानी को गंगा के गर्भवती होने का शक होता है तो वह बिना यह जाने कि किसने उसके आंचल और आत्मा को दागदार किया है उसे जली कटी सुनाती है और कहती है आंगन के कोने में ईंटों का चूल्हा बना ले, उस पर दोनों बेर खिचड़ी रांध लिया करना, दाल चावल नमक और 2-4 जरूरी बर्तन में तेरे लिए अलग किए दे रही हूँ। जब तक कोई फैसला न हो जाए अपना काला मुंह मुझे मत दिखाना, समझी। दूसरी तरफ उपन्यास में जेठानी की बेटी भी है जो स्त्री होते हुए गंगा की तरह पूरी सहानुभूति दिखाती है। वह समय समय पर उसका साथ देती है। वह उसकी चाची के वैधव्य जीवन का सम्मान करते हुए कहती है, तुम तो अपने वैधव्य की सफ़ेद चादर ओढ़े मन में अपने पति की याद संजो एक तपस्विनी की तरह साधना में डूबी थी। उन्होंने तुम्हें विधवा गंगा से देवू की माँ के रूप में बदला। अब इस देवू के भविष्य के लिए वही जिम्मेदार है और वह जिम्मेदारी उठानी ही होगी। मैंने नाता तोड़ा। उपन्यास में सुषम बेदी ने अपने रिश्तेदार द्वारा बलात्कार के शिकार ऋतु के परिवार में उसकी मां और बहन की मानसिकता का चित्रण किया। मां अपनी बेटी के साथ हुए इस घृणित कृत्य पर आवाज़ नहीं उठाती बल्कि जल्द ही उसकी शादी का छुटकारा पाना चाहती है। ऋतु मां द्वारा शादी की बात कहे जाने पर अपनी पढ़ाई की बात करती है तो उसकी मां कहती है पढ़ाई शादी के बाद कर सकती है। ऐसी कौन सी पढ़ाई कर दिखाई है तूने, जो काम होता है होने दे, अड़ंगे मत डाल। ये लोग तुझे पढ़ाई देंगे, उसके लिए मिला वह वर तो नहीं छोड़ा जा सकता। यहाँ तक कि उसकी बहन भी उसे कहती है फिर अच्छा है जितनी जल्दी शादी हो जाए, इससे पहले की बात पहले। खाना वो दोस्त ख्वाहिश है। उपन्यास में जयंती ने निधि के जीवन की विडंबना का चित्रण किया है। निधि की बहन नेहा की मृत्यु के बाद उसने अपनी जीजा धीरज से शादी कर ली ताकि उसकी बेटी अरुणिमा को माँ का प्यार दे सके, परंतु वहाँ पर घर की स्त्रियाँ उसे स्वीकार नहीं कर पाई। धीरज की माँ और बहन अमला ने उसे
कभी वो दर्जा नहीं दिया जो नेहा का था। विवेच उपन्यासों के आधारों पर यह स्पष्ट है कि स्त्री की मानसिकता को बदलना होगा ताकि वह स्त्री की प्रतिद्वंदी बनकर नहीं अपितु संघर्ष की स्थिति में उसके सहयोगी बने और ताने न देकर उसका सहारा बने। के बचाव में विद्रोहिणी स्त्रियां। स्त्री जाति को अपनी अस्मिता के बचाव के प्रति सजग होने में सदियां लगी, परंतु उसका यह कदम सार्थक हुआ है। वह अपने प्रति हुए अनाचार अत्याचार के विरुद्ध चुप रहती थी, परंतु आज ऐसा नहीं है, क्योंकि अपनी अस्मिता की रक्षा करने में वह सक्षम हुई है। यह भी सत्य है कि अभी भी ग्रामीण स्त्रियों और अनपढ़ स्त्रियां विद्रोह कम ही करती हैं। फिर भी आज विद्रोह की संभावनाएं बढ़ी हैं। सबसे बड़ा विद्रोह घर से ही शुरू होता है, जबकि उसके विद्रोह को तिरस्कार भरी नज़रों से देखा जाता है। सुभाष सेतिया लिखते हैं, औरत जब अस्तित्वहीन और पहचान रहित इकाई नहीं रही, कम से कम शहरी स्त्री के बारे में कहा जा सकता है। वह मनुष्य की 50% यानी एकदम आधी मनुष्य बनकर तो अभी नहीं उभरी, किंतु पुरुष की छाया मात्र भी नहीं रही। वह अपनी अलग पहचान बनाने की दिशा में निरंतर बढ़ रही है। उपन्यासों में स्त्री के विद्रोही रूप का चित्रण हुआ है, जिससे यह ज्ञात होता है कि स्त्री अपनी अस्मिता के प्रति जागरूक हुई। शेष कादम्बरी उपन्यास में स्त्री पात्र सविता के माध्यम से अपने साथ किए गए धोखे का विद्रोह दिखाया गया है। आज भी स्त्री पुरुष द्वारा किए गए धोखे को भाग्य न समझकर उसके विरुद्ध आवाज़ उठाती है। पति द्वारा धोखे दिए जाने पर वह अपना आत्मबल नहीं छोड़ती, अपितु कहती है, अभी तो मुझे उनसे बदला लेना है, जिसने मुझे इस मोड़ तक पहुंचाया, उसे कोर्ट में घसीटना है। विजन उपन्यास में डॉक्टर नेहा अपने पति और ससुर के दबाव में जब नहीं रह पाती तो अंततः विद्रोह करती है। पति और ससुर किसी न किसी तरीके मरीजों को ठग कर अपना नाम बनाए रखना चाहते हैं, जबकि नेहा उनका विद्रोह करती है। डॉक्टर पति उसे बार बार अपने तरीके से चलाने की कोशिश करता है तो वह कहती है, अजय, अब स्त्रियों के स्वभाव वाले कुछ लक्षण मुझे त्यागने होंगे। जब तुम लोगों के क्षेत्र में दखल दे ही रही हूँ तो व्यवहार में भी तरफदारी होनी ही चाहिए। वहीं मुझे तुम लोगों से आगे ले जा सकती है, जबकि अब तक के स्वभावगत गुणों ने मुझे बराबरी पर भी नहीं आने दिया। बाबल तेरा देश में भी भगवान दास मोरवाल ने विद्रोहिणी स्त्रियों को चित्रित किया है। अस्मिता के बचाव में विद्रोह ने सुचिता को भंग होने से बचाया। उपन्यास में पत्तू की पत्नी पारो को घर में अकेला पाकर चांदमल जब उसकी इजाज़त के बिना घर में घुसता है, वह सतर्क हो जाती है और उसे चले जाने के लिए कहती है, परंतु चांदमल कहता है, कोई बात न है, मैं हूँ तो है ही, मैं भी तो तिहारो ही आदमी हूँ। जब चांदमल नहीं माना तो पारो उस अपने आप में न रही और उस पर टूट पड़ी। फिर क्या था, पारो नहीं रही। शेरनी की तरह वह चांदमल की इतनी तेज झपटी, जब तक वह कुछ समझ पाता। सिर पर बंधे फेंटे पर एक सिरा पारो के हाथ में था, बाकी जमीन पर गिरकर दूर खुलता चला गया। कथांतर उपन्यास में जब विधवा गंगा के साथ उसका जेठ हत्कार करता है तो वह गर्भवती हो जाती है, तो वह उसे कहती है, हत्कार किया तो इस बच्चे को अपनाने की हिम्मत भी रखो। दरोगा जब अपनी पत्नी के डर से बात कबूलने से डरता है तो गंगा सीधे शब्दों में कहती है,
बुज़दिल नहीं मर्द बनो दरोगा जी, छाती तान कर कहने का हौसला रखो। हाँ, इस जन्म लेने वाले शिशु का बाप मैं हूँ। बाप के इस कुकर्म में उसकी बेटी शारदा भी विद्रोह करती है। वह अपनी चाची के साथ हुए अन्याय और उसका अधिकार दिलवाने के लिए उसे टालने की कोशिश करते हैं। माँ बेटी में ये बातें नहीं हो सकती तो वह अपने पिता से कहती है जिससे ये बातें हो सकती है उसी से करिए। इतना जान लीजिए पिताजी आपकी ही बेटी हो, आपकी ही तरह जो पाना चाहती हूँ उसे हासिल करके रहती हूँ। एक मजबूर और सताई हुई औरत को उसका जायज हक दिलाए बिना चैन से नहीं बैठूंगी। उमा श्री का उपन्यास सुचिता भी इस कड़ी में जुड़ता है, जहाँ ज्योति अपनी सहेली सविता के भाई दिनेश को अपना भाई मानकर राखी बांधती, जबकि दिनेश और ज्योति के लिए आकर्षण पैदा हो जाता है। ज्योति अपनी बनाए बंधनों पर दृढ़ रहती है और दिनेश के बार बार अपने प्रेम को जताने पर भी उसे समझाने के लिए तैयार रहती है। अपने बनाए बंधनों पर दृढ़ रहती है और दिनेश के बार अपने प्रेम को जताने पर भी वह उसे समझाने के लिए तैयार रहती है। वह अपना विद्रोही निर्णय सुनाती हुई कहती है, असंभव बंधन पर धब्बा लगने से पहले प्राण त्याग दूंगी मैं, याद रहे यही अटल सत्य। उपन्यास साहित्य में स्त्री का अपनी अस्मिता के बचाव में विद्रोहिणी रूप दिखाया गया है, परंतु यह बात भी सत्य है कि वह विद्रोह करके भी न्याय प्राप्त कर सकी है या नहीं, परंतु अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने का साहस करने में वह सफल हुई और एक दिन वह अपने अधिकारों को प्राप्त करने में अवश्य सफल हो जाएगी।